अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें हम देख रहे थे जो भी रक्त वाहिनियाँ मिलती है, वेसल्स मिलती है, इनको हम देख रहे थे। जिसमें हमने शिरा कोटर को देखा था, साथ साइनस वेनोसस को देखा था, और वेंट्रल एरोटा को हम लोग देख रहे थे। वेंट्रल एरोटा के लिए हमने बोला था ये जो अधर महाधमनी होती है, इसमें क्या होता है, क्रमाकुंचनी संकुचन पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, पेरिस्टेटिक कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, जिससे क्या होता है, रक्त आगे की ओर पंप होता है, ठीक है ना। ये जो महाधमनी आगे की ओर ठीक है ना, आगे की ओर दो बाहरी कैरोटिड धमनियों में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना, कैरोटिड महाधमनियों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, खुलती है, ठीक है ना। अब ये जो धमनियां हैं अधर महाधमनी से युग्मित, ठीक है ना, और ये जो कैरोटिड धमनियां हैं ये कहाँ चल जाएंगी, ये दोनों चल जाएंगी ग्रसनी की दीवारों में, अब विभक्त हो जाती हैं, जिससे कैरोटिड धमनियां, जिससे ये धमनियां, शॉर्ट कर देते हैं इसे, धमनियां ग्रसनी की दीवारों के पार्श्व, लेटरल साइड्स ऑफ वॉल्स ऑफ फेरिंग्स के पार्श्व में चली जाती हैं, ठीक है ना, चली जाती हैं। अब जाकर क्या होगा, ऊपर की तरफ एक बल्ब की तरह या फिर एक फूला हुआ पार्ट का निर्माण करेंगे, जिस पार्ट को बोला जाता है बल्बिलिस, ठीक है ना। यह है आगे चलकर एक फूला हुआ भाग का निर्माण करती है, जिसे बल्बिलिस कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, बल्बिलिस कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो, ठीक है बच्चे, तो इसके आगे थर्ड नंबर पे आती है आपकी पृष्ठ महाधमनी। ये अधर महाधमनी थी, आगे आएगी पृष्ठ महाधमनी, जिसे बोला जाता है डोर्सल एरोटा, ठीक है ना। तो एम्फियोक्सस में दो क्या होती है, लंबवत वाहिनियां पाई जाती है। अगर मान लो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इस प्रकार से चल रहा है, तो ये जो डोर्सल एरोटा है वो इस प्रकार से पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से इसमें मिलती हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम्फियोक्सस में दो लंबवत वाहिनियां निकलती हैं, जो कि दाईं व बाईं पृष्ठ महाधमनी कहलाती हैं। क्या कहलाती है, दाईं व बाईं पृष्ठ महाधमनी कहलाती हैं, ठीक है ना। ये धमनियाँ जो कहाँ होती हैं, ग्रसनी की पार्श्व सतह में स्थित होती है। कहाँ होती है, ग्रसनी की ये धमनियाँ ग्रसनी की लेटरल साइड, पार्श्व सतह, लेटरल साइड्स, पार्श्व सतह में स्थित होती है। कहाँ होंगी, पार्श्व सतह में स्थित पाई जाएंगी, ठीक है। पार्श्व सतह में स्थित होने के साथ साथ एक इसके रूप में आगे बढ़ जाती हैं, आगे जाके डिवाइड होके इनका अग्रभाग जो होता है वो किसका, आंतरिक कैरोटिड धमनियों का निर्माण करता है। ये धमनियाँ
धमनियाँ आगे चलकर आंतरिक कैरोटिड धमनियाँ, आंतरिक कैरोटिड धमनियाँ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ठीक है ना। अभी हमने देखा है पृष्ठ महाधमनी और अधर महाधमनी को, अधर महाधमनी और पृष्ठ महाधमनी को देखा है। ठीक है ना। अब ये जो आपकी इंटरनल कैरोटिड धमनियाँ हैं, जो कि आर्टरीज है, आंतरिक कैरोटिड आर्टरीज है, यही क्या करेंगे, पूरे के पूरे बॉडी के अंदर किसको, रक्त को डिवाइड करेंगे, रक्त को वितरित करने का कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका रक्त परिसंचरण तंत्र यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन परिसंचरण तंत्र में कुछ स्पेशल प्रकार की कंडीशंस भी पाई जाती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, जैसे कि इसमें हृदय क्या होता है, अनुपस्थित पाया जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक बना के हम लिख सकते हैं, जैसे कि परिसंचरण तंत्र की विशेषताएं। परिसंचरण तंत्र की विशेषताएं। ठीक है ना। तो इसमें पहली विशेषता क्या थी, हृदय अनुपस्थित पाया जाता है। हृदय क्या होता है, अनुपस्थित पाया जाता है। ठीक है ना। और जितनी भी आपकी रक्त वाहिनियाँ हैं, इनकी दीवारें क्या होती हैं, संकुचनशील पाई जाती है। रक्त वाहिनियों की दीवारें संकुचनशील पाई जाती हैं। क्या होंगी, संकुचनशील पाई जाती हैं। ठीक है ना, संकुचनशील पाई जाती हैं। दूसरा हम कह सकते हैं अधर महाधमनी के स्थान पर क्या मिल रहा था कि अच्छा, ये पृष्ठ महाधमनी का अग्रभाग क्या होता है, एक जोड़ी वाहिनियों के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा मेन कंडीशन नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते थे हम लोग, एफरेंट और इफरेंट, मतलब अपवाही अभिवाही धमनी क्लोम वाहिनियाँ पाई जाती हैं, आंत्र में जालक के रूप में पाई जाती हैं, नेटवर्क का काम करती हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका परिसंचरण तंत्र यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग क्या, उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों एम्फियोक्सस का जो उत्सर्जी तंत्र होता है, एम्फियोक्सस का उत्सर्जी तंत्र, एम्फियोक्सस का जो उत्सर्जी तंत्र है, ये किस प्रकार का होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार का होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार का होता है। और प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वो निर्मित होते हैं किससे, एक्टोडर्म से। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, एम्फियोक्सस का उत्सर्जी तंत्र प्रोटोनेफ्रिडिया, उत्सर्जी तंत्र में प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसका निर्माण जिसका निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा, एक्टोडर्म, ये तीन प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, तीन प्रकार की लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। यही क्या करते हैं, आगे चलकर विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं। तो इसमें एक्टोडर्म के द्वारा किसका निर्माण होता है, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया, जो कि क्या है, उत्सर्जी तंत्र के लिए उत्तरदायी है। एक्टोडर्म, जिसका निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है, एक्टोडर्म के द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण हो जाएगा। तो इसको हम पहला कुछ कंडीशंस में या कुछ चीज़ों में बांट सकते थे, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसे हिंदी में आदि वृक्क भी बोला जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया बच्चों, अगर प्रोटोनेफ्रिडिया के लिए बोला जाए तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप के मिलते हैं। एम्फियोक्सस में
ऑक्सस में प्रोटोनेफ्रिडिया, सरल पक्षमाभी मतलब सीलिएटेड पक्षमाभी, सिंपल टाइप के, सरल प्रकार के, और थैले के समान, थैले के समान, बैग लाइक, थैले के समान पाए जाते हैं। ठीक है ना। और कितने मिलते हैं? लगभग एक एम्फिओक्सस में लगभग मिल जाते हैं 90 से 100 जोड़ी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास कह सकते हैं अपन। ठीक है ना। तो इसमें ये लिख सकते हैं एम्फिओक्सस में इसमें लगभग 90 से 100 जोड़ी उत्सर्जी रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, पाए जाते हैं। बैग लाइक हो गया ये स्ट्रक्चर। ठीक है ना। ये आगे चलकर क्या करते हैं, या एक कह सकते हैं पार्श्व भाग में इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ प्राइमरी गिल बार्स पाए जाते हैं, मतलब प्राथमिक क्लोम छड़ें पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है, क्लोम दरार के ऊपर पाए जाते हैं, कह सकते हैं। इसके लिए प्रोटोनेफ्रिडिया क्लोम दरारों, गिल स्लिट्स के ऊपर की ओर स्थित पाए जाते हैं। इन गिल स्लिट्स के द्वारा ही क्या हो रहा था, यहाँ पे श्वसन की क्रिया मिल रही थी। इन गिल स्लिट्स के द्वारा ही क्या हो रहा था, यहाँ पे श्वसन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है ना। अब ये क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया से बहुत छोटी छोटी रचनाएं निकलती है, जो कि क्या होती हैं, इन रचनाओं को हम लोग बोल देते हैं सोलेनोसाइट्स। इन रचनाओं को हम लोग बोल देते हैं क्या, सोलेनोसाइट्स। ये क्या होती है, जो भी आपकी सीलोमिक एपिथेलियम होती है, जो देह गुहा की उपकला कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इनमें क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया से नेफ्रिडिया से छोटी शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, जिन्हें सोलेनोसाइट्स कहा, जिन्हें क्या बोला जाता है, सोलेनोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है ना। अभी सोलेनोसाइट्स के किसकी रूपांतरित संरचनाएं होती हैं, जो देह गुहा होती है, सोलेनोसाइट्स का निर्माण, या कह सकते हैं सोलेनोसाइट्स का निर्माण देह गुहीय उपकला कोशिका जिसे बोलते हैं सीलोमिक एपिथेलियल सेल्स, देह गुहीय उपकला कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये स्ट्रक्चर का अगर इसकी बनाई जाए, एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाई जाए, तो ये कुछ इस प्रकार की मिलती हैं, जहाँ से क्या होती है, छोटी छोटी सोलेनोसाइट्स निकली हुई पाई जाती हैं। इससे क्या होता है, छोटी छोटी सोलेनोसाइट्स निकली हुई पाई जाती हैं। इस रचना को बोलते हैं सोलेनोसाइट्स। ठीक है ना। ये क्या होता है, यहाँ से एक्सक्रीटरी डक्ट जाती है, यहाँ से क्या जाती है, उत्सर्जी नलिका जाती है। तो उत्सर्जी नलिका जाती है, तो इसको बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी पोर। ये खुलती है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर हम लोग बोल सकते थे। ठीक है ना। और ये क्या होती है, इसकी मेन
ट्यूब्यूल। तो ऊपर की तरफ थी सोलेनोसाइट्स, ठीक है ना, सोलेनोसाइट्स। तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है एक प्रोटोनेफ्रिडिया की, बाकी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे।